मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर नंबर 9 को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि लेक्चर नंबर 8 को आप 2 बार जरूर देखें, तभी आपकी समझ में लेक्चर नंबर 9 आएगा। मतलब आज का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर नंबर 8 को, मतलब पिछले लेक्चर को ढंग से 2 बार पढ़ चुके होंगे। क्योंकि आज का जो लेक्चर है इसमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूं और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, क्या है पहला अनुप्रयोग इसका? समावेशित गोलीय कोष, खोखला गोला भी कह सकते हो, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले आप खोखला गोला कुछ भी ले लो, फुटबॉल मान लो या आप प्लास्टिक की बॉल मान लो। ये एक प्लास्टिक की बॉल दे रखी है, ठीक है ना? प्लास्टिक की बनी होगी, ठीक है? ये पूरी कैसी है बताओ? खोखली है। इसका केंद्र क्या है? O है। खोखली है तो केंद्र O, ठोस का भी होगा केंद्र। तो इसकी त्रिज्या क्या है? R है, ठीक है ना? ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो क्या बोल देंगे? ये प्लास्टिक की खोखली गेंद। अब बात होने वाली है समावेशित गोलीय कोष की। इसका मतलब क्या है समावेशित गोलीय कोष का? समावेशित, इसका वर्ड मीनिंग देखो, समान रूप से आवेशित हो, गोलीय कोष मतलब खोखली गेंद। तो अब मैं मानता हूं कि जो ये गोलीय कोष है वो आवेश से मिलकर बना है, ठीक है ना? एक समान रूप से जो आवेश उस पर वितरित होगा और उससे मिलकर के ये एक खोखली गेंद बनी हुई है। खोखली गेंद बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय कोष या खोखला गोला। राइट? इसका केंद्र बता दिया। तो एक समावेशित से बनी हुई है, तो इस पर मैं आवेश दर्शा दूं प्लस Q, एक समान रूप से वितरित है। ओके, अब ये जो वितरण आपको दिख रहा है वो इसको निरूपित कर रहा है, समावेशित गोलीय कोष को दर्शा रहा है ये स्थिति, ठीक है? इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्ञात करें? ऐसा तो इसमें नहीं दर्शा रखा। जब नहीं दर्शा रखा है तो ऐसी स्थिति में अपन को कंडीशन लेनी पड़ेगी। अब मैं कंडीशन क्या मानूं? सोचो जरा। एक कंडीशन तो मैं ये मान लूं, इसके बाहर हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, बाहर भी ज्ञात कर सकते हैं। दे तो रखा नहीं उसने, कहां ज्ञात करें? एक बाहर, तो चाहे यहां ले लो, चाहे इस बिंदु पर ज्ञात कर लो, चाहे इस बिंदु पर कर लो, सारे बिंदु क्या होंगे? बाहर ही होंगे। एक अच्छा, यहां सतह पर भी हो सकता है, एक बिंदु हो सकता है ना? एक अंदर भी हो सकता है, अंदर आप कहीं भी ले लो, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, सारे बिंदु किसको बता रहे हैं? अंदर को। और एक बिंदु क्या हो सकता है? इसके सेंटर पर, ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट निकल करके आए, एक तो बाहर, सतह पर, अंदर और केंद्र पर। 4 बिंदुओं पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन आता है कौन से नियम से ज्ञात करनी है? गाउस के नियम से। तो सर आपने बता तो दिया, गाउस का नियम ऐसे तो नहीं लग पाएगा, तो गाउस का नियम लगेगा कैसे? इसको बंद करना पड़ेगा अपन को, गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो गाउसियन पृष्ठ की रचना करने के लिए मैं क्या करूं? इसको परिबद्ध करना पड़ेगा आवेश को। आवेश को क्या करना पड़ेगा? परिबद्ध। ओके, परिबद्ध होना चाहिए। और 2 बातों का ध्यान रखना है, ए की वैल्यू समान होनी चाहिए और थीटा या तो 0 हो या 90 हो। तो बताया तो था
कैसा शेप है इसका, गोलाकार, तो गोलीय पृष्ठ की रचना कर लेंगे। और गोलीय के लिए तो मैंने आपको पढ़ाया है, ई का मान उस पर नियत होता है, थीटा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो जरा देखो, हम एक गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं इसके चारों ओर, ठीक है ना। और गाउसियन पृष्ठ कैसा लेना है, 3D में लेना है। ये 3D में ले लिया, तो इसकी त्रिज्या भी होगी, मान लिया मैंने इसकी त्रिज्या r है। तो अब मैं कह सकता हूं इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए मैंने स्मॉल r त्रिज्या की एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करी। यहां लिख दें गाउसियन पृष्ठ, ध्यान से समझना, ओके। इस पर E का मान 100% नियत होगा और E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे लिखना क्या है इसके बारे में जरा देखें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। चित्र में दिया है एक गोलीय कोश जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R है, जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तब उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, क्षेत्रफल लिया जाएगा, खोखला है, Q अपॉन क्षेत्रफल। तो Q अपॉन क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r²। कैपिटल R त्रिज्या आएगी ना, स्मॉल r आएगी, कैपिटल R आएगी, इस पर वितरित है ना आवेश, तो कैपिटल R त्रिज्या के गोले पर, तो इसी का क्षेत्रफल लिया जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया, तो Q की वैल्यू निकालो इससे, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा 4 पाई r², समीकरण नंबर 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसके द्वारा हमको बाहर, सतह पर, अंदर और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो केस फर्स्ट डाल लेता हूं मैं। अच्छा, कहां ज्ञात करनी है, पहले मैं क्या ले लेता हूं, ये गोलीय कोश है, यहां ज्ञात करनी है। ये बिंदु ले लिया मैंने P, ये कहां स्थित है बताओ, इसके खोखला गोले से कहां स्थित है, बाहर के अंदर, बाहर। तो मुझे बाहर ज्ञात करनी है, जहां ज्ञात करनी होती है ना, उसे प्रेक्षण बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेक्षण बिंदु। तो कह देते हैं केस फर्स्ट में, जब प्रेक्षण बिंदु P बाहर स्थित हो, कहां स्थित हो बेटा, बाहर। किससे बाहर, इस गोलीय कोश से बाहर स्थित हो। तो यूं बताओ, इस स्थिति में स्मॉल r बड़ा है कि कैपिटल R बड़ा है, बताओ। स्मॉल r बड़ा है। अरे मैं ऐसे नहीं पूछ रहा ये बड़ा कि ये बड़ा है, ऐसे नहीं पूछ रहा, दूरी में बताओ कौन सा बड़ा है, स्मॉल r बड़ा है। तो मैं यूं लिख सकता हूं ना, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, राइट। इससे पता चल रहा है मुझे कहां होगा मेरा बिंदु P, R दूरी पर होगा, बाहर स्थित होगा, किससे, गोलीय कोश से। अच्छा ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें हिंदी क्या लिखनी है, देखो बेटा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की रचना की, जिसके द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा Q बराबर Q है। सिग्मा एक ही नेचर का है, ओके, सिग्मा Q बराबर Q है, ठीक है ना। और इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E वेक्टर पैरेलल टू DA वेक्टर होगा, और प्रत्येक बिंदु पर E कैसा रहेगा, नियत होगा। ये आपको लिखना है, जो मैंने हिंदी में बोल दिया गया है, राइट।
अब बेटा किससे निकालना है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो जरा लगाऊं मैं परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। क्या है बेटा? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इस गाउसियन पृष्ठ का नाम और रख लें S1, ठीक है ना? अच्छा, S1 की रचना कर ली हमने। अब यहां पर देखें आप S1 पृष्ठ के लिए, तो यहां पर भी मैं S1 लिख देता हूं। तो फाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, क्लोज इंटीग्रेशन क्यों आया? पूरे बंद पृष्ठ के लिए ई डी ए कॉस थीटा। तो जरा देखें ई वेक्टर और डी ए के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो होगा। जीरो कैसे होगा? प्रूफ भी कर लेते हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश हो गया। अल्पांश की दिशा ऑब्जर्वर कहां होगा? इस गोले के बाहर ही होगा, अंदर तो हो नहीं सकता। ये ले लिया डीए वेक्टर। विद्युत क्षेत्र ये धनावेश है। धनावेश के कारण कहां होता है? दूर दिशा में, बाहर की ओर। इधर ही क्या हो गया बेटा? ई वेक्टर। तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। ई वेक्टर पैरेलल टू डीए वेक्टर, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 होगा। ये आप ऐसे लिख दोगे ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। एग्जामिनर को और क्या चाहिए? ये चीज डायग्राम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर आपका डायग्राम मस्त है ना, इस प्रकार से, हिंदी कोई नहीं पढ़ने वाला। चित्र पर टिक लगाते ही डेरिवेशन आपका सुंदर होना चाहिए, हिंदी नहीं पढ़ेगा इतनी ज्यादा, ठीक है ना? अब तो बहुत आसान हो गया बेटा, अब तो वैल्यू ही तो पुट करनी है। अच्छा जरा देखो आप, मान लो जो ये गोला है ना, ये भरतपुर में स्थित है। मान लो भरतपुर में रखा हुआ है, ठीक है ना? अब आपका कोई गांव है। अच्छा, दूर बिंदु के लिए तो कहीं भी स्थान हो सकता है। आप जयपुर में हो, सीकर में हो, ठीक है ना? हो सकता है सीकर से ना दिखे ये। कल्पना मात्र के लिए आप मान लो आप जयपुर में हो। जयपुर से जब भरतपुर में स्थित इस गोले को आप देखोगे तो कैसा नजर आएगा? सोचकर बताओ। छोटा सा हो सकता है, ना भी दिखे। मान लो दिखेगा तो कैसा दिखेगा? एक बिंदुवत आकार का दिखेगा। अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, यूं बता दो, बहुत छोटा सा। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये बिंदुवत आवेश है प्लस क्यू। ये पूरा चार्ज एक जगह पर एकत्रित हुआ प्रतीत होगा। और इसको जब मैं काफी दूरी से देखूं, ये आर का मान वेरिएबल है, कितना भी चेंज हो सकता है बेटा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आता है? कूलाम के नियम से बताएं जरा। KQ/R²। आता है कि नहीं आता? बता दो। बिल्कुल आता है, 100%। अगर मैं इसको यहां से बिंदु P से देखूं तो बिंदुवत आएगा नजर, और बिंदुवत नजर आएगा तो बिंदुवत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आने वाला है? E बराबर KQ/R²। और यहां पर भी वही आएगा, 101% आएगा। हमारे उत्तर की जांच तो पहले ही हो गई, और उत्तर भी फाइंड कर लिया हमने। तो E बराबर KQ/R²। बताओ, प्रूफ भी कर लेते हैं। यही तो फिजिक्स है, और क्या है? रटने से कभी भी नहीं आई फिजिक्स, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट के द्वारा समझें आप इसको, ठीक है ना? फिजिक्स कभी रटी नहीं जाती है। बहुत शानदार, 100 में से 100 नंबर आते हैं, काफी सारे बच्चों के आते हैं। और जो बच्चे रटते हैं, ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते, उनके नंबर नहीं आते। आज तक का रिकॉर्ड है, हमारा पुराना इतिहास उठाकर देख लो, 100 में से 100 काफी बच्चों के आते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों के आते हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट देखो आपके ढंग के होने चाहिए। हमने यही आंसर बता दिया, देख लो आपने अगर पढ़ा है तो, ठीक है ना? और जिस बच्चे की फिजिक्स टॉप होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं 100% उसका जॉब कोई नहीं छुड़ा सकता। उसका 100% जॉब लगेगा।
देखो आईआईटी में तो फिजिक्स रुलाती है बच्चों को, जिसकी फिजिक्स आसान है उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। नीट की बात करें तो फिजिक्स रुलाती है बायो वाले बच्चों को, जिसकी फिजिक्स आसान है, जिसके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। आप पर्टिकुलर हमसे मिलो, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको प्रत्यक्ष के लिए कहते हैं ना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, हम ऐसे प्रमाण बता दें, हम ऐसे हमारे काफी डॉक्टर्स बता दें जो हमसे पढ़े हैं, उनकी फिजिक्स स्ट्रांग हुई है, उनका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, आज वे डॉक्टर हैं। काफी बच्चों से बात करा दें हम आपकी। एयरफोर्स में उन्हीं बच्चों का होता है जो बच्चे फिजिक्स स्ट्रांग है उनकी, ठीक है ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनके। कोई सी भी एग्जाम देख लो बेटा, रीट का जो एग्जाम होता है, रीट टीचर वाला, उसमें भी मैं कंपटीशन भी मैं काफी क्लासों में पढ़ाता हूं, मुझे पता है। रीट में उन्हीं बच्चों का होता है जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग है। क्यों, फिजिक्स हर किसी के समझ में नहीं आती, और फिजिक्स अगर आ जाती है, क्यों बच्चे लापरवाही करते हैं ना, कंटिन्यू नहीं पढ़ना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। और जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये नहीं आप मेरी जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो बेड पर सो रहे हो, आप बेड पर सोते हुए फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे कोई फिजिक्स पढ़ी जाती है क्या बताओ? बेड पे आराम से सो रहे हो और लेक्चर देख रहे हो, नहीं, आप इसी समय जो सुन रहे हो खड़े हो जाएं तुरंत, मुझे सब दिखाई दे रहे हो, और टेबल कुर्सियों का यूज करते हुए आप नोट्स बनाएं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। देखो कितनी आसान हो जाती है फिजिक्स। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखो फिर उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है ना। अच्छा चलो, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा हो गया, हो गया नहीं हो गया बताओ। अच्छा अब यहां पर देखें, ये मैं पढ़ा चुका हूं, थीटा क्या हो गया बेटा 0, तो मैं यहां लिख सकता हूं 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू बोले 1। अच्छा इस पूरे सरफेस के लिए ई की वैल्यू देखो, यहां से जो r, यहां पर जितना r है, यहां पर भी मैं dA लूंगा ना, वही r ये होगा, क्यों r पर डिपेंड कर दिया ना। r जब नियत है तो e का मान भी क्या होगा, नियत होगा। जो r यहां है वही r यहां होगा, वही r यहां होगा, वही r यहां होगा। r जब कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट हैंगे दोनों, तो e का मान भी कांस्टेंट होगा। तो e का मान जब कांस्टेंट है उस गाउसियन सरफेस पर, तो e को मैं बाहर निकाल सकता हूं, यहां लिख दो, क्योंकि e नियत है। e जब नियत है तो फाई इक्वल टू e क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, राइट। डीए चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इसकी डीए, ये डीए 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 चेंज हो सकता है, कितना भी अल्पांश हो सकता है, ओके। तो अगर हम सभी डीए डीओ को मिला दें तो क्या बन गया, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया। तो देखो बेटा, क्योंकि डीए बराबर संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, त्रिज्या r है ना, तो बेटा फाई इक्वल टू e 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। मैं कह तो रहा था कि एप्लीकेशनों को पढ़ने से पहले आप विद्युत फ्लक्स जरूर पढ़ें। देखो विद्युत फ्लक्स निकालिए, इतना होगा। अब गाउस का नियम लगा दें, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा क्यू बराबर परिबद्ध आवेश, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, एक ही प्रकृति का तो आवेश है, तो सिग्मा क्यू का मान क्या लेंगे, क्यू, ओके। समीकरण 2, ये भी फाई बराबर है, ये भी फाई बराबर है, दोनों को कंपेयर कर लें तो समीकरण 1 व 2 से, तो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ना।
नीचे ले जाओ बेटा, ई का मान तो ज्ञात ही करना है। नीचे ले गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये बाहर आ गया ई आउट, और ये तो आना ही था, पहले ही बता चुके थे। के का मान यहां पे भी तो यही होगा, बोलो कोई डाउट? बाहर से देखेंगे तो यही विद्युत क्षेत्र आएगा। अच्छा, अब आप कहें कि सर सिग्मा के पदों में निकालना, किसके पदों में बेटा? सिग्मा के पदों में मैं निकालूं, इस पर इक्वेशन 3। अच्छा, सिग्मा के पदों में तो समीकरण 1 से देखें आप कि 1 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया बेटा, और ये 3 है, ठीक है ना, और ये 2 और 3 है, ये ध्यान रखना जरा, क्यों मैं 1 यहां पे डाल चुका था, और ये समीकरण हो गया 4। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सिग्मा के पदों में, तो समीकरण 1 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 1 से मान 4 में रखने पर, तो ई आउट बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q का मान बोले सिग्मा 4πr² बटे कैपिटल आर है बेटा, बटे स्मॉल r² की वैल्यू तो रखी है मैंने, और कुछ नहीं किया। Q की वैल्यू यहां पे रख दी। अब इनको काट लो, जो कट रहा है 4π से 4π गया, तो ई आउट बराबर क्या आ गया? सिग्मा r² बटे एप्सिलॉन नॉट r²। राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बाहर विद्युत क्षेत्र का मान इतना आ गया। देखो ये यहां पर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहां दूरी परिवर्तित है, यहां पर भी दूरी परिवर्तित है, एक ही रिलेशन तो आ रहा है। तो यहां लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि ई आउट समानुपाती 1/r², कि बाहर इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। और कूलाम के नियम में भी यही आया था। ओके, अब हम सतह पर ज्ञात करने वाले हैं। अगर बिंदु P सतह पर स्थित हो, उसके लिए देखें जरा केस सेकंड, क्या लिखेंगे? जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो। कहां हो? सतह पर। जरा देखें, ये गोलीय कोश हो गया भैया आपका, केंद्र क्या है? O, त्रिज्या वही R, सेम जो पहले ली थी, प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब मुझे बिंदु P कहां लेना है? सतह पर। ये सतह पर ले लिया बेटा बिंदु P। कितनी त्रिज्या का, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। क्या गाउस का नियम लग पाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, मुझे गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। ये गाउसियन पृष्ठ, आवेश परिबद्ध हो गया, आसानी से ज्ञात कर लोगे। अब आवेश जो ऐसे मत समझना, ये आवेश बाहर है, मैंने ये माना है, ये जो गोलीय कोश है ना, ये आवेश से मिलकर ही बना है, तो उसी के ऊपर जब मैं गाउसियन पृष्ठ की रचना करूंगा तो वो परिबद्ध हो जाएगा ना, बाउंडेड हो जाएगा ना उससे। अच्छा, या आप एक तरीका और बता दूं मैं आपको, अभी हमने ई आउट निकाला था, एक और फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 1 2 3, ये कितना आया था बेटा? 4, और ये आ गया हमारा 5। आप ऐसा करो, सतह पर निकालने के लिए मैं क्या लिख देता हूं इसको, ये लिख देते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा सतह पर। देख लो, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको इस कैलकुलेशन को करने की बजाय आप स्मॉल r बराबर कैपिटल R समीकरण 4 और 5 में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो जरा देखें,
समीकरण 4 में 4 व 5 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, ओके, तो समीकरण 4 से E सतह, S लिखते हैं सरफेस, सतह, ES बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा जरा ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है इसमें तो स्मॉल r कहीं आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इस सतह पर विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। जरा 5 को देखें, समीकरण 5 से ES बराबर सिग्मा R स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r की जगह क्या रख दूंगा? कैपिटल R, ओके, ये कट गया, कैंसिल आउट, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी कहीं r नहीं आ रहा है, ये है बेटा सिग्मा के पदों में और ये है आवेश के पदों में, दोनों सतह पर हैं, ठीक है। अब जहां देखो आप दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, तो मैं लिख सकता हूं स्पष्ट है कि ES बराबर नियत कांस्टेंट होता है और सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक भी है, सतह पर सबसे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गोलीय कोष के कारण, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर अंदर तो निकाला नहीं है आपने, कैसे कह दिया? मुझे तो पता है, आपको भी बता दूंगा, अभी ओरल आंसर है अंदर के लिए भी, ठीक है। इस डेरिवेशन को अगर आपने समझ लिया होगा ना ढंग से, आगे के टॉपिक तो सटासट जाएंगे, ओके। अब तीसरा पॉइंट क्या है? जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, तो जरा अंदर के लिए देखें आप, तो बेटा इसको मिटा देता हूं। तो देखें बेटा, केंद्र वही O, त्रिज्या R, केस थर्ड, जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोष के अंदर हो, और अंदर होगा, अंदर मींस गोलीय कोष के अंदर, और क्या होगा अंदर मींस, जैसे यहां पर है ये बिंदु P, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर यहां स्थित है। क्या स्मॉल r बड़ा कि कैपिटल R बड़ा? यहां कैपिटल R बड़ा, ऐसे लिख सकते हैं ना, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ओके। अब मुझे क्या करना है? गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी है। ये गाउसियन पृष्ठ ले लिया मैंने, S3 लिख देते हैं, गाउसियन पृष्ठ, राइट। अब देखें बेटा, ये जो मैंने गाउसियन पृष्ठ लिया है ना S3, क्या इसके अंदर कोई आवेश है? नहीं है, इसके द्वारा कोई परिबद्ध आवेश है ही नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा Q बराबर 0। तो अब क्या लिखेंगे? अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ S3 की रचना करते हैं, जिसके द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा Q बराबर 0 होगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, गाउस का नियम लगा दें, तो देखो बेटा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, गाउस के नियम से, यूं लिख लो पहले, गाउस के नियम से एक साथ ही लगा दो अब यहां पर, ठीक है ना, अलग मत लगाओ। तीसरे केस में बड़ा क्यों करते हो? पहले में हमने सब कुछ समझा दिया उसको डिटेल से। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
जरा ध्यान रखना ढंग से। अच्छा, परिबद्ध आवेश का मान कितना है? सिग्मा क्यू बराबर 0, ये 0 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? ये दोनों फाई बराबर है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, बराबर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका इसमें भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। दो राशियों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो उनमें से एक राशि 100% 0 तो नहीं हो सकती। तो यहां पर 0 क्या नहीं हो सकता? यहां दिए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, अगर दो राशियों का हम गुणा कर रहे हैं और उनका योग उनका इक्वल टू 0 आता है, तो उनमें से एक, ये जरूरी नहीं कि दोनों राशियों का गुणनफल 0 हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो डीए का मान 0 तो होगा नहीं, क्यों? यहां पर कुछ क्षेत्रफल तो आएगा ना इस गाउसियन पृष्ठ का, हर जगह क्षेत्रफल होगा, 100% होगा। जैसे यहां पर भी बात करें, ये दर्शा दिया ना, ये डीए वेक्टर, अरे बोलो, डीए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, तो किसकी वैल्यू 0 होगी बेटा? यहां E इक्वल टू 0, ई इन लिख दें अंदर, E की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। और फोर्थ केस बेटा, जब प्रेक्षण बिंदु केंद्र पर, प्रेक्षण बिंदु P केंद्र पर हो, और केंद्र पर होगा तो स्मॉल r का मान क्या होगा? 0। अरे जब केंद्र पर निकालेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल r 0 और स्मॉल r का मान 0 होगा, तो बेटा E का मान, इस गोलीय कोष है, खोखला गोला है, ध्यान रखना, तो E की वैल्यू जो अंदर है वही कहां आएगी बेटा? सेंटर पर आएगी। ओके, EC बराबर भी 0 होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो अंदर हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। आता है ना समझ में? तो इस लेक्चर को आप बार बार ढंग से देखें। ठीक है ना? ये नोट करें बेटा अच्छी तरीका से। ठीक है?